रिजल्ट्स लिखे हुए हैं इनको हम देख लेते हैं, उसके बाद हम आइगन वैल्यूज की तरफ चलते हैं। एक रिजल्ट मैंने लिखा हुआ है कि एवरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कोई भी मर्जी आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले लेते हैं, कैन बी रिटन एज मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब आपको कोई भी एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करके दे दी गई, जैसे मिसाल के तौर पे एक ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास है टी ऑफ एक्स वाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर पर मैंने ये डिफाइन की हुई है एक्स प्लस वाई है हमारे पास और एक्स माइनस वाई है। जी, इस ट्रांसफॉर्मेशन को आप मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे लिखेंगे? तो एक तरीके से आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि एक मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसकी फर्स्ट रो आपके पास 1 1 है और सेकंड रो 1 और -1 है, और यहाँ पे कॉलम वेक्टर ले लेते हैं। अच्छा, ये आपको याद होगा मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन को हमने ऐसे डिफाइन किया था कि टी ऑफ कोई भी वेक्टर, यहाँ पे v ले ले, टी ऑफ v इज इक्वल टू ए वी हो। इस शक्ल में जो ट्रांसफॉर्मेशन लिखी होती है वो मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन होती है। यहाँ पे a जो है ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। तो अब अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स लिखा है इनको मल्टीप्लाई करने से आप देखें फर्स्ट रो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी, तो ये आपके पास बन जाएगा x प्लस वाई, और इसी तरह सेकंड रो जब मल्टीप्लाई होगी वो बन जाएगा x माइनस वाई, जिसको आप ऑर्डर पेयर की सूरत में लिखना चाहते हैं आसानी के लिए, तो ये x प्लस वाई बन जाएगा और x माइनस वाई हो जाएगा। मजीद इसकी कुछ एग्जांपल्स मैंने नीचे लिखी हुई हैं, जैसे ये स्केलिंग होता है, स्केलिंग या स्ट्रेचिंग, जिसको हमने डायलेशन का नाम भी दिया था, डायलेशन और कॉन्ट्रैक्शन। तो अगर हम सपोज कर लेते हैं a आपके पास एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, पॉजिटिव स्केलर नंबर है, तो उस सूरत में ये स्ट्रेचिंग या स्केलिंग या डायलेशन कहलाती है। अब इसको आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को इस तरीके से राइट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये रो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी ax बन जाएगा, और जब ये रो इससे मल्टीप्लाई होगी वो ay बन जाएगा। ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो वो ax ay बन जाता है। तो अब हमने इस ट्रांसफॉर्मेशन को इस फॉर्म में राइट कर लिया हुआ है ax। सिमिलरली अब ये जो स्ट्रेचिंग या स्केलिंग वाली ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका मकसद क्या होता है ये हम थोड़ा सा वाजे करते जाए। मिसाल के तौर पर इसकी, क्योंकि अभी हमने इसका थोड़ी सी एप्लीकेशन भी देखनी है, तो इसलिए हमें इसका थोड़ा सा पता होना चाहिए। मसलन एक ट्रांसफॉर्मेशन में a को मैं 2 ले लेता हूं, तो ये बन जाएगा 2x और 2y। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या करेगी, मिसाल के तौर पे आप एक वेक्टर लेते हैं 2 3, तो इस x मैंने 2 ले लिया, y मैंने 3 ले लिया। अब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये 4 बन जाएगा, और y की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 6 हो जाएगा। इस वेक्टर को मजीद आप थोड़ा सा यूं लिख लें, 2 इंटू 2 और 3, मतलब ये वेक्टर जो है ना ये मल्टीप्लाई हो गया 2 के साथ, इसको हम स्केलिंग का नाम दे रहे हैं। अगर आप इसको यहाँ पर एक्स वाई कोऑर्डिनेट के अंदर थोड़ा सा ड्रॉ करके देखना चाहें, तो ये आपके पास इस तरीके से बन जाएगा कि 2 3 वाला जो वेक्टर है, यहाँ पर मैंने 2 लिया था और यहाँ पे मैंने 3 लिया था, और इनकी इमेज आपके पास निकल आई थी 4 और 6। अब 2 3 जो वेक्टर है ये सपोज कर लें x के अलोंग 2 है और ये आपके पास 3 है, तो ये वेक्टर यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। ये वेक्टर 2 3 है, और अगर आप 4 और 6 को ड्रॉ करना चाहते हैं, तो ये सपोज कर लें कि ये आपके पास 4 यहाँ पे आ गया है और यहाँ पे कहीं पे सॉरी ये 2 3 है, और 2 6 को जब आप ड्रॉ करेंगे तो वो आपके पास यहाँ पे तकरीबन ये पॉइंट जो है
जो 4 और 6 है यहाँ पे आएगा। अब इसको ओरिजिन के साथ अगर आप मिलाएंगे तो आप देखें ये उसी लाइन के अंदर आया है। ये जो वेक्टर है तो इसको हम बोलते हैं स्केलिंग। मतलब आपने इस स्केलिंग से क्या होता है, वेक्टर रोटेट नहीं होता, वेक्टर का जो एंगल है वो चेंज नहीं होता, उसी लाइन में रहते हुए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज हो जाता है। जिस तरह हम वेक्टर एनालिसिस के अंदर एक वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते थे, तो अगर वो पॉजिटिव स्केलर होता था तो हम ये कहते थे कि उसका मैग्नीट्यूड जितने टाइम्स हमने उसको मल्टीप्लाई किया है उतने टाइम्स वो उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो गया है, बट डायरेक्शन रिमेन सेम। लेकिन अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो जिस नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं मसलन -2 से, तो 2 टाइम्स उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाता है, साथ में डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। तो स्केलिंग का ये मकसद होता है कि उसी लाइन के अंदर उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो गया और वेक्टर जो है वो रोटेट नहीं होता। इसी तरह नेक्स्ट मैंने रोटेशन को डिफाइन किया हुआ है, इसको भी हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। रोटेशन की डेफिनेशन मैंने ये लिखी हुई है कि टी ऑफ एक्स वाई, और साथ में डिफाइन हमने ऐसे किया हुआ है कि -y और x, इसकी भी हम वही वेक्टर ले लेते हैं, x हम 2 ले लेते हैं कोऑर्डिनेट्स और y कोऑर्डिनेट हम इसके अंदर 3 ले लेते हैं। तो अब इसका इमेज बन जाएगा -3 और साथ में 2 आ जाता है। अब इनको अगर हम यहां पर ड्रॉ करते हैं तो ये सपोज यहाँ पे ये 2 है और यहाँ पे ये 3 है, तो इसलिए ये वेक्टर आपके पास इस तरीके से आ गया। और अगर हम -3 और 2 को करना चाहते हैं, ड्रॉ करना चाहते हैं, तो यहाँ पर अब आप देखें कि ये -3 है और y आपने लेना है 2, तो ये आपके पास 2 है, तो ये वेक्टर यहाँ पे तकरीबन ऐसे बन जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा चेक करें तो ये तकरीबन 90 के एंगल पे रोटेट हो गया वेक्टर। पहले वेक्टर यहाँ पर था, जब हमने इसको ट्रांसफॉर्म किया है रोटेशन के जरिए से, तो ये 90 के एंगल पर रोटेट हो चुका है जी। इसकी जो मैट्रिक्स, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो इसको इस तरीके से आप राइट कर सकते हैं। जब ये फर्स्ट रो इससे मल्टीप्लाई होगी तो -y बन जाएगा, और सेकंड रो मल्टीप्लाई होगी तो x बन जाएगा, उसको हम इस ऑर्डर पर -y और x में लिख सकते हैं। इसी तरह ये आपके पास रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस भी हो सकती है, रिफ्लेक्शन अबाउट, इसको भी हम मैट्रिक्स की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, और ये भी आपके पास इस फॉर्म में भी इसको भी ये प्रोजेक्शन है, इसको हम इस सूरत में भी लिख सकते हैं। अच्छा, इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि हर ट्रांसफॉर्मेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये कोई कॉलम वेक्टर होगा और यहाँ पे कोई मैट्रिक्स होगी। अब इस बात को जहन में रखते हुए हम आगे चलते हैं और आइगन वैल्यूज को डिफाइन करते हैं। लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए हमारे पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अ स्केलर लैम्डा इज कॉल्ड एन आइगन वैल्यू, लैम्डा को आप कहेंगे कि ये आइगन वैल्यू है ऑफ ए, वो जो स्क्वायर मैट्रिक्स ए है उसकी ये आइगन वैल्यू है। if there exists a non-zero vector v such that av is equal to lambda v, मतलब आपने उस मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए को उस वेक्टर से मल्टीप्लाई किया v से, और आपके पास लैम्डा टाइम्स v बन गया, ठीक है ना। मतलब a से मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो वेक्टर v है इसमें कोई चेंज नहीं आई, बल्कि इसका जो मैग्नीट्यूड था वो लैम्डा टाइम इंक्रीज हो गया। दूसरे लफ्जों में अभी जो हम पीछे स्केलिंग या स्ट्रेचिंग पढ़ रहे थे कि इस मैट्रिक्स ने ए ने इसके साथ मल्टीप्लाई होकर इसको मतलब स्केलिंग कर दी है, इसको स्ट्रेच कर दिया है, ठीक है। तो अब इसका ज्योमेट्रिकली मतलब क्या होता है, ये अभी हम ये आपको बताता हूं मैं।
any vectors v satisfying this relation, इस रिलेशन या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला जो वेक्टर होता है इज कॉल्ड एन आइगन वेक्टर। उस v को हम आइगन वेक्टर का नाम देते हैं। ऑफ ए, वो ए का आइगन वेक्टर होता है कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लेमडा, उस लेमडा के साथ कॉरस्पॉन्डिंग वो आइगन वेक्टर कहलाता है। मतलब इस तरीके से इस इक्वेशन को अगर मैं अगेन यहाँ पे रीराइट करूं, ए वी इज इक्वल टू लेमडा वी, इस इक्वेशन के अंदर ये जो लेमडा है ये आइगन वैल्यू कहलाएगी, ये जो वी है ये आइगन वेक्टर कहलाएगा, और ये दोनों मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर है। अब यहाँ पर देखें कि पीछे हमने ये बात की कि किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन को हम मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन में मतलब इस तरीके से राइट कर सकते हैं। तो बेसिकली जब आप मैट्रिक्स ए को वी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ये एक किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के तहत अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ए, ये स्ट्रेचिंग भी हो सकती है, ये रिफ्लेक्शन भी हो सकती है, ये रोटेशन भी हो सकती है। तो उस ट्रांसफॉर्मेशन के तहत कुछ वेक्टर्स ऐसे होंगे जब हम वो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे उन वेक्टर्स के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो वो जो वेक्टर्स होंगे वो आपको आपके आइगन वेक्टर्स कहलाएंगे। ये अभी यहाँ पर ये मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है, तो इसकी मदद से हम थोड़ा सा इसको देखते हैं। सपोज जैसे ये डायग्राम आपको नजर आ रही है, इसके अंदर अगर मैं इसको स्ट्रेच करता हूं वर्टिकली, अब वर्टिकली स्ट्रेच करने से देखें ये आपके पास ये जो येलो कलर वाला वेक्टर है ये इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता जा रहा है, येलो कलर वाला मैग्नीट्यूड इसका इंक्रीज होता जा रहा है। और साथ में जो ये जो आपके पास ऑरेंज कलर का वेक्टर है जो मैंने 45 के एंगल पर बनाया हुआ है, इस वेक्टर का एंगल भी चेंज हो रहा है। जैसे जैसे हम इसको स्केलिंग वर्टिकली स्केलिंग करते हैं तो जो आपका येलो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में कोई इजाफा नहीं हुआ, जस्ट उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता जा रहा है। लेकिन जो ऑरेंज कलर वाला वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज हो रहा है, साथ में वो रोटेट भी करता जा रहा है, मतलब उसका एंगल भी चेंज हो रहा है। और अगर थोड़ा सा थोड़ी सी आप इसके अंदर ये पैदा करते हैं स्केलिंग पैदा करते हैं तो नीचे जो ग्रीन वेक्टर बना हुआ है वो अपनी जगह पर उसी तरह सपोज खड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ग्रीन वेक्टर था यहाँ पर, इस ग्रीन वेक्टर के अंदर कोई चेंज पैदा नहीं हुई है। तो आइगन वैल्यूज की लैंग्वेज में आप ये कहेंगे कि इस ग्रीन वेक्टर की आइगन वैल्यू 1 है। और ये जो येलो वेक्टर था सपोज इसका जो स्केलिंग करते वक्त इसका मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स हो गया, तो आप कहेंगे कि ये जो वेक्टर है इसकी आइगन वैल्यू 2 है। तो मतलब मैंने एक इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की जो कि कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन थी, स्केलिंग। उस स्केलिंग के अंदर ये जो येलो वेक्टर है इसकी भी डायरेक्शन नहीं चेंज हुई, और दूसरा आपके पास ये जो ग्रीन वेक्टर है इसके अंदर भी इसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुई, ये अपनी जगह पर उसी तरह खड़े रहे। तो हम ये कहेंगे कि वर्टिकल स्केलिंग के अंदर ये जो येलो वेक्टर और ग्रीन वेक्टर है ये दोनों आइगन वेक्टर्स कहलाएंगे, जबकि ये जो ऑरेंज वेक्टर है इसके अंदर रोटेशन पैदा हो रही थी, ये आइगन वेक्टर नहीं होगा। अब यहाँ पर देखें एक और किस्म की मैं इसमें डायलेशन पैदा करता हूँ, ये स्ट्रेचिंग पैदा करता हूँ। मैं इसको कॉर्नर से स्ट्रेच करता हूँ, मतलब इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों किस्म की स्ट्रेचिंग पैदा होगी। जी अब गौर करें, जैसे अब जो आपका येलो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज हो रहा है और वो अपनी जगह से ट्रांसलेट होता हुआ आगे भी जा रहा है। और जो आपका ये जो ऑरेंज कलर का वेक्टर है ये सिर्फ अपनी डायरेक्शन में ही आगे बढ़ रहा है, इसका कोई एंगल नहीं चेंज हो रहा। तो जब मैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों इसमें स्केलिंग अप्लाई कर रहा हूं तो इसके अंदर जो आपका ऑरेंज वेक्टर था ये वाला वेक्टर आइगन वेक्टर का काम कर रहा है, और जो आपके येलो और ग्रीन वेक्टर्स हैं
ये अपनी जगह छोड़कर आगे मूव करते हुए जा रहे हैं। देखिए कहां से कहां तक पहुंच गए। लेकिन ग्रीन ये जो ऑरेंज कलर का वेक्टर है, जो इंक्लाइंड वेक्टर मैंने बनाया 45 के एंगल पे, वो उसी लाइन के अंदर आगे मूव करता हुआ मजीद बढ़ता हुआ जा रहा है। तो जो आपका ऑरेंज कलर का वेक्टर होगा ये आइगन वेक्टर कहलाएगा। इस ये जो अभी मैंने अप्लाई किया ट्रांसफॉर्मेशन, इस ट्रांसफॉर्मेशन के तहत। एक तीसरी मिसाल हम रोटेशन की ले लेते हैं। सपोज मैं इनको रोटेट करता हूं जी, रोटेट करने से तीनों वेक्टर ही अपनी जगह छोड़ चुके हैं, तीनों वेक्टर ही रोटेट हो रहे हैं, अपनी डायरेक्शन उन्होंने बदल ली है। तो रोटेशन मैं क्लॉकवाइज इसमें पैदा करूं या एंटी क्लॉकवाइज पैदा करूं, कोई भी वेक्टर अपनी जगह पे नहीं खड़ा हुआ, उसी लाइन में नहीं खड़ा हुआ। तो इसका मतलब है कि रोटेशन के तहत इस रोटेशन में कोई भी वेक्टर आपको आइगन वेक्टर नहीं मिलेगा इस एग्जांपल के अंदर, इस स्क्वायर के अंदर। ठीक है, तो ये बेसिकली आइगन वैल्यू का मतलब होता है कि जब आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे होते हैं, उस ट्रांसफॉर्मेशन के अप्लाई करते वक्त उसके अंदर कुछ ऐसे वेक्टर्स मौजूद होते हैं जो वेक्टर अपनी ही लाइन के अंदर बढ़ रहे होते हैं, अपने एंगल को चेंज नहीं करते, वो वाले वेक्टर्स आइगन वेक्टर्स कहलाते हैं। और उन उस जो आप उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, उस ट्रांसफॉर्मेशन में उनका जितना मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाता है, उस मैग्नीट्यूड को, वो जो उसमें इजाफा होता है, उसको हम उस वेक्टर की आइगन वैल्यू का नाम देते हैं। जी मजीद मैंने नीचे एक एग्जांपल भी लिखी हुई है, इसको भी देख लें कि जैसे इस एग्जांपल में लैम्डा जो लैम्डा इज इक्वल टू 3 इज आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स। ये इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू है कोरस्पॉन्डिंग टू दिस वेक्टर्स। ठीक है, मतलब मैं इस मैट्रिक्स को इस वेक्टर के ऊपर अप्लाई कर देता हूं, तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये नीचे मैंने ये इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है, इस मैट्रिक्स को इस वेक्टर पे अप्लाई करते हैं तो ये 3/6 आ जाता है, 3 कॉमन ले ले तो ये वेक्टर बन जाता है। तो ये वाली इक्वेशन जो है ये ट्रू हो गई, इसके अंदर ए वी इज इक्वल टू, इसमें 3 आ गई आइगन वैल्यू, 3v आ गया। तो 3 इसकी आइगन वैल्यू है, v जो है इसका कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है। जी मजीद मैंने यहाँ पे इसका प्रोसीजर लिखा हुआ है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को भी डिफाइन किया हुआ है कि करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है। टू फाइंड द आइगन वैल्यूज, ये इक्वेशन थी आइगन वैल्यू को डिफाइन करने के लिए। अगर मैं इसको राइट साइड पे ले आता हूँ, अब देखें ए वी जो है, ए जब वी से मल्टीप्लाई होता है तो आपने पीछे देखा ये कॉलम वेक्टर बन जाता है, और लेमडा एक स्केलर है, वी से ये भी एक कॉलम वेक्टर बन जाएगा। इनमें से अगर मैं v को कॉमन ले लेता हूं, तो ये जो लेमडा है इसके साथ मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैट्रिक्स में से मैट्रिक्स ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है, तो इसलिए हम इसको लेमडा आई वी लिख सकते हैं। अब ये चीज भी जहन में लाएं कि हमने इस तरह के सिस्टम की बात की थी। ये जो सिस्टम होता है ए एक्स इज इक्वल टू 0, इसको हम होमोजीनियस सिस्टम का नाम देते हैं। ठीक है, और होमोजीनियस सिस्टम के दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है और एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है। ट्रिवियल सॉल्यूशन कौन सा होता है? जो 0 0 वाला होता है, ये उसका ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और जो इसके अलावा कोई सॉल्यूशन होता है नॉन जीरो, वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कहलाता है। तो इस तरीके से हमने एक होमोजीनियस सिस्टम बना लिया हुआ है यहाँ पे। तो इस होमोजीनियस सिस्टम को सॉल्व करके ये जो वेक्टर v आपके पास है इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। मतलब a के अगर आपने सारे के सारे आइगन वेक्टर्स निकालने हैं, आइगन वेक्टर कौन है? v। तो इस सिस्टम को सॉल्व करके होमोजीनियस को v की वैल्यूज मालूम की जा सकती हैं। ठीक है, तो अब आपको याद होगा कि ये जो ट्रिवियल सॉल्यूशन है ये कब एग्जिस्ट करता है और नॉन ट्रिवियल कब एग्जिस्ट करता है। तो हमें तो ये जो वेक्टर हम चूज करते हैं ना आइगन वेक्टर्स, ये नॉन जीरो वेक्टर होता है, ये जीरो वेक्टर नहीं हो सकता। अच्छा, ये हमारा सेशन जो है ये कंप्लीट होने वाला है, इसी लिंक को क्लिक करके आपने दोबारा से ज्वाइन कर लेना है।
अच्छा, अब यहाँ पे देखें, हम बात कर रहे थे ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल की। ट्रिवियल कब होता है? जब उस ए का डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो हो। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट आपके पास जीरो आ जाता है, तो डिटर्मिनेंट जीरो अगर आ जाता है तो फिर उसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अगर डिटर्मिनेंट नॉट जीरो हो तो सिर्फ और सिर्फ जीरो जीरो मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ जाता है तो उस सूरत में आपके पास नॉन ट्रिवियल। अब यहाँ पे जो वेक्टर v है, इसकी ट्रिवियल जो जी, यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि ये हम इसके जो वेक्टर्स निकालना चाहते हैं, आइगन वेक्टर्स निकालना चाहते हैं, वो नॉन जीरो आइगन वेक्टर्स मालूम करने हैं हमने। नॉन जीरो से मुराद है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए हमें इसका। और नॉन ट्रिवियल तभी एग्जिस्ट करता है जब ये मैट्रिक्स जो इस वेक्टर के साथ है, अब इस यहाँ पे मैट्रिक्स कौन है, a माइनस लेमडा आई, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए। तो नीचे मैंने यही बात लिखी है कि दिस सिस्टम हैज अ नॉन जीरो और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इफ डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज जीरो। तो ये आपके पास एक ऐसी इक्वेशन बन गई है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, सारी की सारी आइगन वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो ये इक्वेशन करेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाती है या फिर आइगन वैल्यू इक्वेशन कहलाती है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप आइगन वैल्यूज मालूम करेंगे, फिर उन आइगन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग इस सिस्टम को सॉल्व कर लेंगे तो वो आपके पास आइगन वेक्टर्स आ जाएंगे। तो एक हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे एक मैट्रिक्स है हमारे पास, इस मैट्रिक्स की हमने आइगन वैल्यूज मालूम करनी है और आइगन वेक्टर्स मालूम करने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करूंगा। तो a माइनस लेमडा आई बन जाएगा इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर a मैट्रिक्स जो है वो तो सारा आप इसी तरह लिखेंगे, 2 माइनस 1 और 3 और 4। और इस तरफ ये यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स के साथ लेमडा को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा लेमडा जीरो, और फिर यहाँ पे भी जीरो और यहाँ पे लेमडा। इन दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करके इनका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास 2 माइनस लेमडा आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास माइनस 1 एज इट इज आ जाएगा, और 3 और 4 माइनस लेमडा बनेगा। जी, इस डिटर्मिनेंट को इवेलुएट कर लेते हैं हम। तो ये डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करने से ये आपके पास बन जाएगा 8 और माइनस 2 लेमडा, और उसके बाद माइनस 4 लेमडा और लेमडा स्क्वायर। और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -3 बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो के इसको हम 3 राइट कर लेते हैं। जी, यहाँ से आपके पास लेमडा